हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसको हमने पिछली क्लास के अंदर शुरू किया था। और पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी और किन यात्री के बारे में, जैसे कि सामाजिक आर्थिक मतलब अपनी किताब के अंदर चर्चा की, उसके बारे में बात की थी। और उसके अलावा हमने ये बात की थी कि उस जो अल बिरूनी ने किताब लिखी थी वो किस फॉर्मेट के अंदर थी। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके बाद उसका आंसर, उसके बाद उसका जैसे निष्कर्ष दिया हुआ कि इसके अंदर ये अपना मतलब कि मत दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट यात्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इस जैसे हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस फॉर्मेट के अंदर आएगा उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा किताब का नाम, और उसके बाद यहाँ पे यात्री का नाम लिखा होगा। और यहाँ पे जैसे किताब का नाम अल बिरूनी किताब होगा, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और यहाँ पे यात्री का नाम जैसे अल बिरूनी होगा, अल बिरूनी। ठीक है, इसी प्रकार कई यात्रियों के नाम लिख दिए जाएंगे, 3-4 ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार, ठीक है। तो आपको अब हम जैसे अल बिरूनी किताब जो है, जैसे अल बिरूनी यहाँ पे लिखा हुआ है और किताब उल हिंद यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद आप क्या करना है, इस ऑप्शन को इस प्रकार जोड़ना है। इस प्रकार जैसे इस यात्री का, जैसे ये किताब है इस यात्री ने लिखी और ये किताब है ये इस यात्री ने लिखी, इस प्रकार आपको मिलान करना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आने की इस चैप्टर संभावना है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्लाइड को पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर इब्न बतूता जो रिहला नाम की ग्रंथ लिखा था, जो यात्री था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इब्न बतूता का रिहला मतलब इब्न बतूता यात्री और रिहला उसका ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में परिचय पढ़ते हैं। पहले इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। मतलब कि जो इब्न बतूता था उसने अपना जो ग्रंथ लिखा अरबी भाषा के अंदर उसको रिहला कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इस ग्रंथ के अंदर बहुत रोचक और जानकारी देता है। ठीक है, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में से एक जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो मोरक्को से इब्न बतूता आया था उसका पारिवारिक मतलब जो जीवन क्या था, उसका जीवन था मतलब कि इस्लामिक जो शरिया कानून था उसका पालन करना और उसी के अनुसार चलना, इसके परिवार के कार्य मतलब जो पारंपरिक कार्य। उसके बाद आगे चर्चा करें में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शस्त्र रूढ़ की शिक्षा हासिल कर ली। मतलब जो इब्न बतूता था उसने कम उम्र में ही अपनी साहित्यिक रूढ़ता की शिक्षा प्राप्त की। और अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब जो इब्न बतूता था वो दूसरे जो अपनी श्रेणी के जो भी अपने साथी थे उनकी तरह किताब के ज्ञान को महत्व नहीं देता था। वो जो यात्राएं करता था उसको अधिक महत्व देता था। मतलब कि जो खुद जाके यात्राएं करता था उससे अधिक महत्व देता था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उसे यात्रा करने का बहुत शौक था उसको, और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। मतलब कि जो उसे जैसे उसका शौक था इब्न बतूता का यात्रा करने का, और वह अलग अलग देशों में घूमा और नए नए लोगों के बारे में जानकारी ली और उनके अपने ग्रंथ के अंदर लिखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम इब्न बतूता के परिचय के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मतलब जो इब्न बतूता था वो भारत की यात्रा करने से पहले सबसे पहले मक्का जो तीर्थ स्थल है मुस्लिम लोगों का, वहाँ पे, उसके बाद सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान यहाँ पे गया। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका। तटीय व्यापारिक बंदरगाह मतलब जो समुद्र के पास में जो बोट्स रुकने की जगह होती है, जो ठहराने की, उस जगह को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से
सिंध पहुंचा। 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा, मतलब भूमि मार्ग से, ठीक है। उसने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के बारे में सुना था, मतलब जो दिल्ली के सुल्तान था। ये याद कर लेना कि इब्न बतूता किसके शासनकाल के अंदर आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। किसके, मतलब तुगलक के बारे में सुना था। क्या सुना था? कला और साहित्य की एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मतलब जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में सुना था कि वह दयाशील और वह कला प्रेमी है। कला प्रेमी मतलब जो जैसे विद्वानों को वगैरह यात्री संरक्षक देते हैं, उनको अच्छा पद देते हैं, उनके बारे में सुना था। उनसे आकर्षित होकर, मतलब उनके ख्याति के बारे में सुना था, और वह क्या करते हैं, मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, मतलब दिल्ली की ओर आते हैं, ठीक है। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ, मतलब वो खुद भी एक विद्वान था, उनकी विद्वता से क्या वो प्रभावित हुआ, और उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, ये एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, काजी कैसे कहते हैं, वो न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया। जो इब्न बतूता था वह जैसे उनको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया, वहाँ पे उसने क्या किया, विश्वास खो दिया, मतलब कुछ जैसे बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद उसने विश्वास खो दिया और उसे इस पद से निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया और कैद में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ कि जैसे हमने पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ा था, सुल्तान और जो इब्न बतूता था उन दोनों के बीच मतभेद हो गया था, कुछ गलतफहमी, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो गई और उसे उसके पद था ना उसको वापस पुनः स्थापित कर दिया गया। और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। जो इब्न बतूता था, सुल्तान ने उसे मंगोल के शासक चीन के अंदर जाने का आदेश दिया दूत के रूप में, ठीक है। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार से वह मालदीव गया और जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। उसके बाद वह अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने का से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। उसके बाद वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीन बंदरगाह नगर जैतून, जो वर्तमान के अंदर क्वाइंस गया, मतलब कि चीन का बंदरगाह था, वहां से ये जैतून जगह है जिसको वर्तमान के अंदर क्वाइन जो कहा जाता है, वहां पर गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा, मतलब कि चीन के अलग अलग स्थानों पर उसने यात्रा की और कहीं पर भी लंबे समय तक नहीं ठहरा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इब्न बतूता के परिचय के बारे में। 1347 में उसने अपने घर जाने का निश्चय किया, मतलब 1347 के अंदर जो वह यात्रा कर रहा था वहां से जैसे अपने घर जाने का फिर निश्चय किया, ठीक है। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जो क्या यात्री है जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, उससे मतलब तुलना की जाती है, ठीक है। वह भारत भी आया था, कौन है, मार्को पोलो। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृति, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के बारे में लिखा के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। मतलब जो इब्न बतूता था उसने अपने ग्रंथ रेहला लिखा, उसके अंदर बात करें तो नवीन संस्कृतियां और आस्थाओं मान्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जो सावधानी पूर्वक उस बुक के अंदर लिखी है, ठीक है। और बात करें तो 14वीं शताब्दी में यात्रा करना, मतलब 14वीं शताब्दी के अंदर यात्रा करना अत्यधिक कठिन था और मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन लगते थे। वही बात करें ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में पूरी की जाती थी। और आगे बात करें तो यात्रा करना अत्यधिक असुरक्षित था, मतलब उस समय यात्रा करना अत्यधिक असुरक्षित था। असुरक्षित क्यों था? क्योंकि उस समय बात करें तो डाकुओं का हमला हो जाता था, जो बात क्या था, जो कारवा था उन पर, ठीक है। वही एक मतलब कि इब्न बतूता ने अपनी कहानी बताई है कि समूह जो यात्री थे वो समूह के साथ यात्रा करते थे, जैसे मतलब
एक अकेले यात्रा करने से समूह के साथ यात्रा करना सुरक्षित होता था, मतलब अकेले से ज़्यादा, ठीक है, समूह के साथ यात्रा करनी पड़ती थी। और बात करें मुल्तान से दिल्ली की ओर, जब इब्न बतूता यात्रा करता है उस समय एक जो कारो होता है उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है और जिससे जो उनके साथ यात्रा करने वाले साथी थे उन पर हमला होता है, जिससे कई लोगों की जान गई और इब्न बतूता भी घायल हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यात्रा करना काफ़ी कठिन था उस समय भी, ठीक है, जो बच्चे थे वो घायल हो गए, ठीक है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।